अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। तो हमने मोल और एवोगैड्रोस नंबर वाला टॉपिक ख़त्म कर लिया। इन दो टॉपिक्स के बाद जो दो टॉपिक बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं, मुश्किलात का बायस बनते हैं, उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वो भी इसलिए परेशान करते हैं, इसलिए मुश्किलात का बायस बनते हैं क्योंकि हमारी बेसिक्स जो हैं वो उनके बारे में क्लियर नहीं होती। तो उन्हीं टॉपिक्स को हम बहुत आसान तरीके से और बहुत ही मज़ेदार तरीके से जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको बेसिक्स में कोई प्रॉब्लम है उन दो टॉपिक्स की, तो आप वीडियो में मेरे साथ रहिएगा, तो इंशाल्लाह हम बहुत ही आसान तरीके से उसकी बेसिक्स को समझने वाले हैं। उनमें जो पहला टॉपिक है उसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, स्टोइकोमेट्री। स्टोइकोमेट्री भी पढ़ लेते हैं, स्टोइकोमेट्री भी पढ़ लेते हैं, जिस तरीके से आप इसको मर्ज़ी पढ़ सकते हैं। तो इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि स्टोइकोमेट्री क्या होती है, इसकी बेसिक्स क्या हैं। अगर आपको बेसिक्स पता चल गई इसकी, तो फिर आप जो एडवांस्ड इसके प्रॉब्लम्स हैं उनको भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हमसे ये कहा जाए कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है या केमिकल रिएक्शन कैसे होता है, तो हमारे जहन में यही आता है कि रिएक्टेंट्स होते हैं हमारे पास। सपोज़ दो रिएक्टेंट्स हैं, इनको हमने आपस में मिलाया, चटाक से रिएक्शन हुआ और पटाख से प्रोडक्ट बन गई। ऐसे ही होता है, रिएक्टेंट्स को हम मिलाते हैं, प्रोडक्ट बन जाती है। लेकिन क्या यही तरीका इंडस्ट्री के अंदर भी अपनाया जाता है? वहाँ पे भी रिएक्शन ऐसे ही करवाते हैं कि बैग्स भर भर के रिएक्टेंट को लाया, आपस में मिलाया और प्रोडक्ट हासिल कर ली? नहीं, वहाँ पे ऐसा नहीं होता। एक्चुअली जो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस होते हैं वो इकोनॉमिकल होते हैं। उन्होंने बचत करनी होती है, टाइम की भी बचत करनी होती है और पैसे की भी बचत करनी होती है। उनको ये पता होता है कि अगर हम इस रिएक्टेंट के सपोज़ 100 किलोग्राम ले रहे हैं, तो साथ इसके कितने किलोग्राम लगेंगे, बी रिएक्टेंट के कितने किलोग्राम लगेंगे, साथ उसके प्रोडक्ट कितनी बनेंगे, ये भी उनको पता होता है। यानी उनको क्वांटिटीज़ का पता होता है कि कितनी कितनी मिकदारों में हमने रिएक्टेंट यूज़ करने हैं, तो उससे कितनी प्रोडक्ट बन सकती है। अब ये उन्हें कहाँ से पता चलता है, कौन बताता है उन्हें? उन्हें ये बताती है जिसको हम कहते हैं स्टोइकोमेट्री। स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन से उन्हें पता चलता है कि कितने रिएक्टेंट्स को अगर हम मिलाएंगे तो उससे कितनी प्रोडक्ट जो है वो हमें हासिल हो सकती है। तो स्टोइकोमेट्री, इसका मतलब भी यही है। स्टोइको का मतलब होता है क्वांटिटीज़, मेट्री का मतलब होता है मैयर करना, यानी मिकदारों को हम मैयर करते हैं। और केमिकल रिएक्शन में आपको पता है किसकी मिकदारों को मैयर किया जाता है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की। तो इसको हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। क्वांटिटेटिव यानी मिकदारी ताल्लुक, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। किस किस का रिलेशनशिप? बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान मिकदारी ताल्लुक यूजिंग या बाय यूजिंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यानी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम मिकदारी ताल्लुक को पढ़ते हैं। उस ब्रांच को, केमिस्ट्री की उस ब्रांच को हम स्टोइकोमेट्री कहते हैं। अब आपने जो सबसे ज़्यादा फोकस रखना है जिस लफ्ज़ पे, वो आपने इस पे रखना है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जब भी स्टोइकोमेट्री का लफ्ज़ आए, आपके जहन में फ़ौरन आ जाना चाहिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, क्योंकि अगर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं होगी तो हम स्टोइकोमेट्री की जो कैलकुलेशंस हैं वो भी परफॉर्म नहीं कर सकते। तो आपने पूरी डेफिनेशन को छोड़ के जो ज़्यादा फोकस करना है वो इस पे करना है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो स्टोइकोमेट्री बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, स्टोइकोमेट्री बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जहाँ पे भी स्टोइकोमेट्री का लफ्ज़ आए, समझो हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की वहाँ पे ज़रूरत होगी। चलिए अब इसी डेफिनेशन को हम समझते हैं एक एग्ज़ाम्पल की मदद से, एक मज़ेदार सी एग्ज़ाम्पल की मदद से। मैं यहाँ पे एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा, तो आपने उनको आंसर करना है उस केमिकल इक्वेशन, उस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखते हुए। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ये है कि 2 स्लाइस, हमारे पास 2 स्लाइस हैं और 1 ऑमलेट, यानी 2 स्लाइस और 1 ऑमलेट को जब हम मिलाते हैं
तो उससे जो बनता है वो 1 सैंडविच, उससे 1 सैंडविच बनता है। जब हम 2 स्लाइस लेते हैं, एक ऑमलेट लेते हैं, इनको मिलाते हैं तो उससे एक सैंडविच बनता है। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में मैं अगर आपसे ये पूछूं कि हम 10 स्लाइस यूज़ कर रहे हैं तो कितने ऑमलेट लगेंगे, आप फ़ौरन यहाँ से देख के बता दोगे कि अगर 2 स्लाइस के साथ एक ऑमलेट लगता है तो 10 स्लाइस के साथ कितने ऑमलेट लगने चाहिए, 5 लगने चाहिए। इसको देख के आप बताओगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को। इस तरह से अगर मैं पूछता हूँ कि हमने 10 स्लाइस यूज़ करने हैं, कितने सैंडविच बनेंगे, आप देखोगे कि 2 स्लाइस से एक सैंडविच बनता है। इसका मतलब अगर हम 10 यूज़ करेंगे तो 5 सैंडविच बनेंगे। ठीक है। इस तरह से अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि हमने 4 ऑमलेट यूज़ करने हैं, कितने स्लाइस लगेंगे, तो स्लाइस कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। 4 ऑमलेट यूज़ करने हैं, कितने सैंडविच बनेंगे, तो 4 ही इससे सैंडविच बनेंगे। कहाँ से पता चलता है, हमें किस चीज़ का पता होना चाहिए, हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का पता होना चाहिए। अगर हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का पता है, कोई एक चीज़ हमें मालूम हो, हमें मालूम है कि हमारे पास 12 स्लाइस हैं, हमारे पास 12 स्लाइस है, तो हमें फ़ौरन पता चल जाएगा उसके साथ कितने हमने ऑमलेट यूज़ करने हैं और उससे कितने सैंडविच बनेंगे। ठीक है। 12 स्लाइस के साथ 6 ऑमलेट लगेंगे और 6 ही उससे सैंडविच बनेंगे। कहाँ से पता चलता है, इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से। तो यही है स्टोइचियोमेट्री जो हमें बताती है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम क्वांटिटीज़ को फाइंड कर सकते हैं। कोई एक चीज़ हमें मालूम होनी चाहिए, रिएक्टेंट से या प्रोडक्ट से कोई एक चीज़ मालूम होनी चाहिए, तो बाकी चीज़ों के बारे में हम बता सकते हैं। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम बोलें तो हम मास भी बता सकते हैं। किसी एक चीज़ का अगर मास मालूम हो, बाकियों का मास बताया जा सकता है, या मोल मालूम हो तो हम मोल भी बता सकते हैं। चलिए अब इसी को अप्लाई करते हैं हम एक केमिकल रिएक्शन के ऊपर। वाटर की फॉर्मेशन के लिए केमिकल रिएक्शन है 2H2 बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन प्लस O2, ये मिलते हैं तो इनसे बनता है वाटर 2H2O। ये जो कोफिशिएंट्स होते हैं, ये मैंने आपको पहले बताया है, ये मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन और प्रोडक्ट बनती है 2 मोल्स ऑफ वाटर। ये हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखते हुए अगर मैं आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछूं तो आप उसको इजीली आंसर कर सकते हो। मैं आपसे कहता हूं कि बताओ अगर मैं इसके 4 मोल यूज़ करूं, 4 मोल यूज़ करूं तो कितने ऑक्सीजन के साथ लगेंगे, आप इसको देख के बता सकते हो। अगर 2 के साथ 1 लगता है तो 4 के साथ इसके 2 मोल लगेंगे। कितने मोल वाटर बनेगा वो भी आप बता सकते हो। अगर इसके 2 मोल से 2 मोल वाटर बनता है तो इसके 4 मोल से 4 मोल ही वाटर बनना चाहिए। इस तरह कोई भी आप ले लो, इसको आप 6 कर लो। अगर ये 6 मोल होंगे तो इसके साथ ऑक्सीजन के कितने मोल लगेंगे, हाफ, यानी 3 मोल हाफ हो जाएंगे। कितने मोल वाटर बनेगा, 6 मोल ही वाटर के बनेंगे। तो इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखते हुए हम इजीली बता सकते हैं कि रिलेशन क्या बनेगा। एक चीज़ हमें मालूम होनी चाहिए। चलें अब हम इसको देखते हैं। वो आपसे कहता है कि हाइड्रोजन के हमारे पास हैं जी 6 ग्राम्स हैं। हाइड्रोजन के हमारे पास कितने ग्राम्स हैं, 6 ग्राम्स हैं। उन 6 ग्राम से बताओ कितने ऑक्सीजन के मोल साथ यूज़ होंगे 6 ग्राम के, और कितने वाटर के मोल यूज़ होंगे। या ऐसे भी पूछ सकता है कि बताओ कितने ऑक्सीजन के ग्राम साथ लगेंगे और कितने वाटर के ग्राम बनेंगे। तो करना कुछ नहीं है, इसको देख के परेशान नहीं होना। हमें पता है हम जो मास होता है उसको मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, पढ़ा हुआ है पीछे मोल्स वाले टॉपिक में, गिवन मास बाय मोलर मास। तो आपने सिंपल इसको पहले मोल्स में कन्वर्ट कर लेना है। इसको हमने पहले मोल्स में कन्वर्ट कर लेना है। फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, गिवन मास बाय मोलर मास। मोल्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो मोल्स में कन्वर्ट करने के बाद फिर इजीली हम यहाँ से इनको रिलेट कर सकते हैं। जब ये मोल्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो 6 ग्राम में कितने मोल्स होते हैं, 6 ग्राम गिवन मास है। 6 ग्राम को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें इसके मोलर मास से तो 3 मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, 3 मोल्स आ जाएंगे। अब 3 मोल्स के साथ ऑक्सीजन के कितने मोल लगेंगे, हाफ होगा इसका मोल 1.5। ठीक है, यहीं से पता चल जाता है 2:1 है, यानी इसके 2 मोल है तो इसका 1 लगेगा, हाफ हो जाएगा। इसके 3 है तो इसका 1.5 मोल लगेगा। इस तरह से वाटर के कितने मोल बनेंगे, वाटर के भी 3 मोल्स जो हैं वो फॉर्म होंगे।
तो इस तरीके से बस यही है बेसिक स्टोइचियोमेट्री की, कि हमें किसी एक चीज़ के बारे में, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखते हुए हमें किसी एक रिएक्टेंट के बारे में या एक प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए, उसका कितना मास दिया है या कितने मोल्स दिए हैं, तो इजीली कंपेयर करके हम बता सकते हैं। इसमें कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। मास दिया है तो पहले उसके मोल्स बना लो, मोल्स बना के यहाँ से बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से उसको कंपेयर कर लो। अब ये तो होगी बेसिक बात कि स्टोइचियोमेट्री होती क्या है, हमें स्टोइचियोमेट्री बताती क्या है। अब स्टोइचियोमेट्री की जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो उसमें हमें कुछ चीज़ें अज्यूम भी करनी पड़ती हैं, यानी कुछ हमें इसके अंदर चीज़ें अज्यूम करनी पड़ती हैं जिसको हम अजम्पशंस कहते हैं। स्टोइचियोमेट्री के अजम्पशंस क्या अजम्पशंस हैं जी? इसके दो अजम्पशंस हैं। पहला वो कहता है कि ऑल रिएक्टेंट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, जितने भी रिएक्टेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होने चाहिए, कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। अगर सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे तभी ये कैलकुलेशंस ठीक आएंगी। जितने हम ये यूज़ कर रहे हैं अगर ये सारे के सारे उधर जाएंगे तो 3 मोल बनेंगे, अगर ये सारे उधर नहीं जाएंगे तो इसका मतलब उधर 3 मोल नहीं बनेंगे। तो पहली चीज़ हमने ये अज्यूम करनी है जब भी हमने ये कैलकुलेशंस करनी है कि सारे के सारे जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, क्योंकि बाज़ रिएक्शन रिवर्सिबल भी होते हैं तो उनके लिए भी हमने यही चीज़ अज्यूम करनी है कि सारे के सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर जा रहे हैं। और दूसरा बहुत ही अहम, नो साइड रिएक्शन, कोई भी साइड रिएक्शन नहीं हो रहा, हमने अज्यूम करना है। अगर हो भी रहा है तो हमने अज्यूम करना है कि कोई भी साइड रिएक्शन नहीं हो रहा। साइड रिएक्शन का मतलब होता है कि जो चीज़ हम बना रहे हैं वो ना बने, उसके अलावा कुछ और बन रहा हो। मिसाल के तौर पे अगर हम गन्ने के रस से अगर शक्कर बना रहे हैं तो शक्कर के साथ अगर नमक भी बनना शुरू हो जाए तो वो साइड रिएक्शन होगा, क्योंकि रिएक्टेंट तो हम रस यूज़ कर रहे हैं, गन्ने का रस, उससे तो शक्कर बननी चाहिए, लेकिन नमक बन रहा है तो इसका मतलब वो जो है वो साइड प्रोडक्ट है। इसका मतलब ये होता है कि रिएक्टेंट्स जो हैं वो इम्प्योर हैं। रिएक्टेंट्स इम्प्योर हों तो तब ज़्यादा चांसेस होते हैं साइड रिएक्शन होने के, लेकिन हमने अज्यूम करना है कि कोई भी साइड रिएक्शन नहीं हो रहा। ये दोनों चीज़ें अगर हम अज्यूम करते हैं तो फिर ही ये कैलकुलेशंस ठीक आती हैं, स्टोइचियोमेट्री कैलकुलेशन, अदरवाइज़ ये कैलकुलेशन ठीक नहीं आती। इनको कहते हैं अजम्पशंस, ठीक है। और इसके बाद अब स्टोइचियोमेट्री की मदद से हम फाइंड क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन से रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। पहला रिलेशन मास, यानी अगर एक चीज़ का मास मालूम हो तो उसकी मदद से हम बाकी चीज़ों के मासेस को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा मास मोल, अगर एक चीज़ का मास मालूम हो तो दूसरे के बाकियों के मोल्स हम फाइंड कर सकते हैं। तीसरा मोल्स मास, अगर मोल्स मालूम हो तो उसकी मदद से हम मास भी बाकियों का कैलकुलेट कर सकते हैं। और चौथा मास वॉल्यूम, वॉल्यूम भी अगर दिया गया हो या मास भी दिया गया हो तो वॉल्यूम को भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये 4 किस्म के रिलेशंस हैं जो हम स्टोइचियोमेट्री की मदद से इनको आपस में कोरिलेट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें एक बात और वो लिखता है कि जो केमिकल इक्वेशन होती है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। लिमिटेशंस ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, वो मैं ऐसे ही आपको बता देता हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है। पहला वो कहता है कि जो बैलेंस्ड इक्वेशन है, जो केमिकल इक्वेशन है, हम ऐसे रिएक्शन के लिए भी लिख सकते हैं जो रिएक्शन एक्चुअली होता ही नहीं है। यानी अगर हम रिएक्टेंट्स को मिलाते हैं और रिएक्शन नहीं होता, लेकिन उस रिएक्शन के लिए भी हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को लिख सकते हैं। जिस तरह से सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस फिनोल, इन दोनों को अगर हम मिलाएं तो रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि ये वीक बेस है, ये वीक एसिड है। वीक एसिड और बेस रिएक्शन नहीं करते, लेकिन फिर भी इसके लिए हम जो प्रोडक्ट है वो लिख सकते हैं। प्रोडक्ट जो है वो इसके लिए हम लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है, CO2 प्लस वाटर। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख सकते हैं, लेकिन रिएक्शन होता नहीं है जब हम एक्चुअली मिलाते हैं, क्योंकि वीक एसिड और बेस जो है वो आपस में रिएक्शन नहीं करते। इसके बाद दूसरी जो इसकी लिमिटेशन है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की, वो कहता है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हम ऐसे रिएक्शंस के लिए भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस हमें
कंडीशंस का नहीं बताती कि किन कंडीशंस में रिएक्शन हो रहा है। जिस तरह ये रिएक्शन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर बन रहा है, कितना टेम्परेचर चाहिए, कितना प्रेशर चाहिए, केमिकल इक्वेशन से हमें पता नहीं चलता। जिस तरह अगर हम मिसाल लें, हवा के अंदर नाइट्रोजन गैस भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन वो आपस में कंबाइन नहीं होती, उसकी कुछ ना कुछ कंडीशंस होती हैं कंबाइन होने के लिए, फिर वो कंबाइन होकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती हैं। तो इक्वेशन तो हम लिख देते हैं, लेकिन कंडीशंस क्या है, उन कंडीशंस का हमें पता नहीं चलता। तो ये दो लिमिटेशंस हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की। और लास्ट और इम्पॉर्टेंट बात जो आपने एक टर्म याद रखनी है, जो आगे चल के यूज़ भी होगी, ये जो क्वांटिटीज़ हम मेजर करते हैं, लेते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से जो क्वांटिटीज़ हम लेते हैं, इन क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं, इन अमाउंट्स को हम कहते हैं स्टोइचोमेट्रिक अमाउंट, स्टोइचोमेट्रिक अमाउंट्स। यानी वो अमाउंट्स जो हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से ली हैं, उनको क्या कहा जाता है, स्टोइचोमेट्रिक अमाउंट्स। इसको याद रखना है, ये आगे चल के लफ्ज़ इस्तेमाल भी होगा तो आपके जहन में आ जाना चाहिए। स्टोइचोमेट्रिक अमाउंट्स क्या होती हैं? जब भी हम स्टोइचोमेट्रिक अमाउंट्स यूज़ करते हैं रिएक्टेंट की, तो सारी की सारी जो अमाउंट है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, रिएक्टेंट वाली साइड पे कुछ नहीं बचता। जब भी हम स्टोइचोमेट्रिक अमाउंट्स यूज़ करते हैं रिएक्टेंट की, तो रिएक्टेंट वाली साइड पे कुछ नहीं बचता, सारा का सारा जो है वो प्रोडक्ट वाली साइड पे चला जाता है। इन अमाउंट्स को हम कहते हैं स्टोइचोमेट्रिक अमाउंट्स। और ये अमाउंट्स कहाँ से ली जाती हैं? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से। तो यही कुछ बेसिक बातें थी स्टोइचोमेट्री से रिलेटेड। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम रिलेशंस को फाइंड आउट करते हैं। अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आई है तो दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें ताकि वो भी यहाँ से हेल्प ले सकें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।